नमस्कार, जय हिंद। सभी साथियों का कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको बता दें कि सफलता का मूल मंत्र है गोल को सेट करें, निरंतर प्रयास करें, पेशेंस बनाए रखें। पेशेंस खोने से आप बीच में पढ़ाई स्किप करेंगे, फिर आप गोल को गेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप निरंतर प्रयास करते रहे, आपको 100% सफलता मिलेगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने मंगल ग्रह पर भारत के लिए मिशन मंगलयान 2 की तैयारी शुरू कर दी है? तो आपको बता दी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसरो ने मंगल ग्रह पर भारत के लिए मिशन मंगलयान 2 की तैयारी शुरू कर दी गई है। बहुत जल्द मिशन मंगलयान 2 मंगल ग्रह के लिए भेजा जाएगा। आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बता दें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो दूसरा मंगल मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। इस मिशन का नाम होगा मार्स लैंडर मिशन, यानी MLM। क्या होगा शॉर्ट में? मार्स लैंडर मिशन। ये जो व्याख्या करते हैं इसमें बहुत सारे प्रश्न छुपा हुआ रहता है, तो ये VVI पॉइंट्स इसे ध्यान में रखिएगा। क्या नाम होगा? मार्स लैंडर मिशन यानी MLM। पहले सफल मिशन का नाम था मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मॉम नाम था, जो पहला मिशन था मंगल ग्रह के लिए। पहले मिशन को मंगलयान कहा जा रहा था, दूसरे मिशन को आप मंगलयान 2 बुला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ उच्चतम टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित की है? तो पहली बार भारतीय सेना ने उच्चतम टैंक मरम्मत, जो युद्ध में टैंक यूज की जाती है उसका जब उसमें जो प्रॉब्लम आती है, उसमें जो खराबी आती है, उसकी मरम्मत के लिए पहली बार भारत ने उच्चतम टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित की है। तो ये की गई है लद्दाख में। काफ़ी मुश्किल जगह माना जाता है यहाँ पर, तो लद्दाख में ये टैंक मरम्मत, उच्चतम टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित की गई है। ध्यान में रखिएगा। आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। भारतीय सेना ने चीनी सीमा के पास स्थापित टैंक मरम्मत सुविधाएं गतिरोध के बाद उठाया कदम। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में 500 से अधिक टैंक और पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों को तैनात करने के साथ दुनिया की 2 सबसे ऊंची टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित करके एक तरह का रिकॉर्ड बनाया है। क्योंकि भारत और चाइना का संबंध अच्छा नहीं रहता है कभी भी युद्ध की हालात में, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा हमारे सेना के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डेडलाइन की ग्लोबल डिसरप्टर्स 2024 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन बनी है? इस सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय बनी है दीपिका पादुकोण। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, दीपिका पादुकोण। आप देख लीजिए यहाँ पर कि भारत की ग्लोबल एम्बेसडर और आइकन दीपिका पादुकोण को हाल ही में प्रेस्टीज इंटरनेशनल पब्लिकेशन द्वारा 2024 में मूवर्स एंड शेकर्स वर्ग के लिए डिसरप्टर्स के रूप में ईवा लोंगोरिया, उमा थुरमन और ली सुंग जिन के साथ सम्मानित किया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इनके लिए। नेक्स्ट, हाल ही में किसे मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज पहनाया गया है? तो मिस पिंक, ध्यान रखिएगा क्या है, मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज पहनाया गया है अनमोल राय को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अनमोल राय। ये है आपके अनमोल राय, देख लीजिए। आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 श्रीछा प्रधान अपनी उत्तराधिकारी मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 को ताज पहनाएगी। मिस नेपाल अर्थ है कि 2022 रैना मजगया मिस नेपाल अर्थ 2024 को ताज पहनाएगी और प्रसिद्ध शाह क्रमशः मिस नेपाल इंटरनेशनल 2024 का ताज पहनेगी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। दोनों है, जो एक्स मिस नेपाल है दोनों साइड में, और बीच में आपको जो दिख रही है वो इस बार की जो मिस नेपाल है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सेना को जल्द ही ईगला एस एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है? तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि होगा अगर भारत को ये मिल जाता है। भारत की सेना काफ़ी सशक्त होगी, तो ये भारत को मिल सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किसे मिल सकता है? भारत को। आपको बता दें कि भारतीय सेना को जल्द ही रूस से ईगला एस मैन पैड्स के दूसरे बैच की आपूर्ति होने वाली है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है ये। आपको बता दें कि VSHORAD के नए सेट की आपूर्ति मई के आखिर या जून की शुरुआत तक हो सकती है। तो यह डिफेंस सिस्टम भारत को मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी सेना के लिए।
आगे देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिया गया है कि 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में भारत शीर्ष पर रहा है। भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण आगरा में किया है। FY24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चीन बन गया है, सबसे बड़ा अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपया खर्च करेगी। विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है। गूगल ने वॉलेट ऐप भारत में लॉन्च किया है। वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। तो ये सारी VVI पॉइंट्स है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे PSU समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो PSU समर्पण अवार्ड से सम्मानित हेमंत खत्री को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किसे किया गया है? हेमंत खत्री को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि कोमोडोर हेमंत खत्री को PSU समर्पण पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में मान्यता हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को परिवर्तनकारी विकास की ओर ले जाने में उनकी अटूट प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता नेतृत्व का प्रमाण है। नेक्स्ट आप यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। इंडिया टुडे की A1 एंकर सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है। नोवाक जोकोविच को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 को अवार्ड्स मिला है। केरल की जीना जस्टन को कैम्ब्रिज शिक्षण पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। बांग्लादेश की गायिका रिजवाना चौधरी बानिया को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। KISS मानवतावादी सम्मान 2021 से रतन टाटा सम्मानित हुए हैं। अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु पाबुलूरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये सभी पॉइंट्स आप बीच बीच में रिवीजन करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉरेंस बोंग ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो लॉरेंस बोंग ने आपको बता दें कि सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लीजिए। इसार डार पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं। आद्रेज प्लेकोविक को क्रोएशिया के फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। पीटर प्लेग्रिनी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। और अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। और नेक्स्ट है आपके कि जूडिथ सुमिनवा तुलुका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। ये सभी राजनीतिक बदलाव हुए हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो भारत में जो यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा है वो है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि IPL 2024 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम कौन बन गई है। आपका आंसर भी यहीं आ गया है, तो वो KKR बन गया है। पहली टीम कौन बन गया है? कोलकाता नाइट राइडर्स, वो फाइनल में पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य 25 मई से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रणाली शुरू करेगा। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा आपका सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सिक्किम। आपको बता दें कि भारत का सिक्किम राज्य 25 मई से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रणाली शुरू करेगा। बता दें कि राज्य में अब ट्रैफिक का संचालन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए होगा और इसमें ट्रैफिक पुलिस का हस्तक्षेप बेहद कम होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी सिक्किम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलन मस्क ने कहाँ स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा की शुरुआत की है। तो एलन मस्क ने स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा की शुरुआत इंडोनेशिया में की है। कहाँ पे की है? इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एलन मस्क ने दुनिया के सबसे बड़े द्वीप समूह राष्ट्र इंडोनेशिया में स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो ये नियुक्त किया गया है जॉन स्लेवन को। अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष जॉन स्लेवन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है। हर साल 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। पहली बार यह दिवस 22 मई 2001 को मनाया गया था। यह दिवस जैविक संपदा की सुरक्षा और नीति निर्माताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है।
तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवनजी ने कौन सा पदक जीता है? तो पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दीप्ति जीवनजी ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। आप देख लीजिए यहाँ पे कि भारत की दीप्ति जीवनजी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं के 400 मीटर T20 वर्ग दौर में 55.07 सेकंड की विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। दीप्ति ने पेरिस में चैंपियनशिप के पिछले संस्करण में अमेरिकी ब्रीना क्लार्क के पिछले विश्व रिकॉर्ड 55.12 सेकंड को तोड़ दिया। तुर्की की आईएसएल अंडर 55.19 सेकंड के साथ दूसरे स्थान पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो जो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है वो जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह जारी किया गया। आपको बता दें कि हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत 39वें स्थान पर है। किस स्थान पर? 39वें स्थान पर। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस वार्षिक रिपोर्ट में USA शीर्ष पर है। भारत लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में दक्षिण एशिया में टॉप पर है। साल 2021 में जारी इस रैंकिंग में भारत 54वें स्थान पर था। हाल ही में किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सेला सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है। आपको बता दें कि आपको यह जानकर खुशी होगी कि इंग्लैंड की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने सेला सुरंग को देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है। यह 2.598 किलोमीटर लंबा इंजीनियरिंग का कमाल का नमूना है। BRO इंडिया द्वारा तेजपुर तवांग मार्ग पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर यह बनाया गया है। BBI क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है। आपको बता दें कि हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने की है। इस खास दिन को मनाने का मकसद समाज और समुदाय के बीच परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका का जश्न मनाना है। 21वीं सदी में परिवार की बदलती ज़रूरतों को ध्यान में रखकर दुनिया भर में इसकी चर्चा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का एक बड़ा मंच बन चुका है और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 150 से अधिक देशों में मनाया जाता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और परिवार से संबंधित मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान को बढ़ावा मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर? इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। आपको बता दें कि कौशल के उच्चतम मानकों को प्रदर्शित करने के लिए तैयार की गई देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स कंपटीशन 2024 15 मई 2024 को शुरू हो गई है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDI ने यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में इसके लिए एक उद्घाटन समारोह का आयोजन किया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने बाढ़ से प्रभावित किस देश को $01 मिलियन की सैन्य सहायता दी है? तो केन्या में काफ़ी भयंकर बाढ़ आ गया है, तो ये सहायता केन्या को दी गई है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राफा शहर में किस पूर्व भारतीय सेना अधिकारी का निधन हो गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वैभव अनिल काले का राफा शहर में निधन हो गया है। पूर्व भारतीय सेना अधिकारी कर्नल सेवानिवृत्त वैभव अनिल काले की 13 मई 2024 को गाजा के राफा शहर में उनके वाहन पर हमले के बाद मौत हो गई। वैभव अनिल काले वर्तमान में गाजा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा विभाग DSS के एक स्टाफ सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र में कार्यरत थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कौन सा बन गया है? तो हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारत का उच्च जो शिक्षा संस्थान बन गया है वो आपका IIM अहमदाबाद। कौन सा बन गया है? IIM अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो साहित्य अकादमी फेलोशिप से यहाँ पर
रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया। किसे? रस्किन बॉन्ड को। नेक्स्ट, प्रख्यात भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया, जो साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने की अनुमान लगाया है। तो मूडीज के अनुसार भारत का जो अर्थव्यवस्था का जो वृद्धि दर रहने वाला है 2025 तक, वो 6.6% है। कितना है? 6.6%। नेक्स्ट, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने साल 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था का आकलन लगाया है। मूडीज ने मंगलवार को कहा कि जारी वित्त वर्ष 25 में भारतीय इकोनॉमी 6.6% की वृद्धि होने की उम्मीद है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय जिम्नास्ट सृष्टि खंडागले ने एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो सृष्टि खंडागले ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा स्वर्ण पदक जीता है? आपको बता दें कि भारतीय जिम्नास्ट सृष्टि खंडागले ने हांगकांग में चीन में आयोजित एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल करके इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज कराया है। सृष्टि खंडागले अब एशियन ट्रैम्पोलिन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय बन गई है। उन्होंने महिलाओं की व्यक्तिगत आयु वर्ग स्पर्धा में रजत पदक जीता है। वह देश के अन्य लोगों को इस खेल में आने और देश के लिए और अधिक उपलब्धियों को हासिल करने के लिए प्रेरित कर सकेगी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है। तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में पंचतंत्र, रामचरितमानस और सहृदय लोकलोकन, इन तीनों जो महान ग्रंथ है उन्हें मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन दुबई पुलिस मास्टर्स शतरंज चैंपियन बने हैं। तो दुबई पुलिस मास्टर्स शतरंज चैंपियन बने हैं प्रणव वेंकटेश। कौन? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है। तो ये भीष्म है, इसका सफल परीक्षण आगरा में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? आगरा में किया गया है। इमरजेंसी में इस अस्पताल को ज़मीन पर लैंड कराया जा सकता है, तुरंत जो भी इलाज है वो शुरू की जा सकती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिक कानून CAA के तहत पहली बार कितने लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है। तो भारतीय जो नागरिकता कानून है CAA, उसके तहत पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कि कौन सा मानसून आमतौर पर हर साल मई के अंत और जून के पहले सप्ताह में केरल में स्थापित होता है। तो ये मानसून है दक्षिण पश्चिम मानसून। कौन सा है? दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर हर साल मई के अंत में और जून के पहले सप्ताह में केरल में स्थापित होता है। तो ये मानसून आने वाला है, सभी को बेसब्री से इस मानसून का इंतजार भी है। नेक्स्ट, यहाँ पर देख लीजिए कि दक्षिण पश्चिम मानसून, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD का अनुमान है कि दक्षिण पश्चिम मानसून इसी महीने के अंत में केरल में पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन है कि किस निर्देशक की फिल्म मंथन 18 मई 2024 को कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित होने वाला है। तो ये कौन सा है? तो ये फिल्म है श्याम बेनेगल का। किसका है? श्याम बेनेगल का फिल्म है, जो 18 मई 2024 को कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित होने वाला है, जो फ्रांस में चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? जो फ्रांस में चल रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, वही बात बताया गया है कि वर्गीज कुरियन के दुग्ध सहकारी आंदोलन से प्रेरित निर्देशक श्याम बेनेगल की फिल्म मंथन 18 मई 2024 को कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित की जाएगी। तो ये प्रदर्शित की गई है। तो आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। अब हम पिछले दिन के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले दिन का पहला प्रश्न है 13 मई को पिछले दिन का पहला प्रश्न है 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट इबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो ये इंडोनेशिया का जो माउंट इबू ज्वालामुखी है उसमें विस्फोट हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल खोला है। तो ये भूटान में खोला गया है। कहाँ पे? भूटान में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केदारनाथ धाम यात्रा 2024 को सुचारू संचालन के लिए
किस राज्य ने ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की थी? उत्तराखंड ने की है। किस राज्य ने? उत्तराखंड ने ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आकाशवाणी की महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये की है मौसमी चक्रवर्ती ने इसे ग्रहण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। किसने किया है? HDFC बैंक ने इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? किस दिन को? तो 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये मुंबई में किया जा रहा है। कहाँ पे? मुंबई में, ध्यान रखिएगा। हाल ही में FY24 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो ये चीन बन गया है, अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रोजर कॉर्मन का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? तो वो बन गई है आभा खटुआ। कौन बन गई है? आभा खटुआ। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने संन्यास की घोषणा की है? तो वो संन्यास की घोषणा की है किसने? वो इंग्लैंड के हैं, जेम्स एंडरसन, ध्यान में रखिएगा। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट A1 किस देश में 0.4 अरब यूरो निवेश करेगा? तो ये फ्रांस में निवेश करने वाला है। किस में? फ्रांस में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए हैं? तो ये बन गए अमन सहरावत। कौन बन गए हैं? अमन सहरावत। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? तो ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड यहाँ पर जीता है चंद्रकांत सतीजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो वो बन गए P श्याम निखिल। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में सुअर की किडनी लगवाने वाले पहले व्यक्ति का निधन हो गया है? तो ये आपका कहाँ के थे? अमेरिका के व्यक्ति थे। हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये रॉटरडैम में किया जा रहा है। हाल ही में ITF के जूनियर 30 टूर्नामेंट का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो ये लखनऊ में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? लखनऊ में हुआ है। 14 मई 2024 को भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स का परीक्षण किया है? तो ये आगरा में किया गया है। कहाँ पे किया गया? आगरा में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 14 मई 2024 को किसने नोबेल पुरस्कार विजेता कनाडाई लेखिका 92 वर्ष की आयु में ओंटारियो में निधन हो गया है? तो वो थी कौन? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एलिस मुनरो। कौन हो जाएगा? एलिस मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14-15 मई 2024 के मध्य अफ्रीका पर भारत अमेरिका वार्ता का दूसरा दौर कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये वाशिंगटन DC में किया गया है। 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि 13 मई 2024 को इंडोनेशिया में स्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, VVI प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल खोला है? तो ये खोला है भूटान में। कहाँ पर खोला गया है? भूटान में खोला गया है दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल। आपको बता दें कि वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने भूटान में 2400 मीटर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहली बार प्रतियोगी स्विमिंग पूल खोला है, जो क्षेत्र में जलीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए पूल फॉर ऑल प्रोग्राम का एक क्या है? हिस्सा है। तो ध्यान में रखिएगा, ये कहाँ पे है? ये भूटान में है। और कितनी ऊंचाई है इसकी? तो इसकी 2400 मीटर ऊंचाई है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम यात्रा को सुचारू संचालन के लिए ऑपरेशन मर्यादा का शुरुआत किया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की है। तो VVI प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आकाशवाणी की महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है?
तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मौसमी चक्रवर्ती। हाल ही में भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले को क्या किया है? लॉन्च किया है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में 25 मई को घोषित किया है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मुंबई में सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में FY24 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो आपको बता दें कि अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है, ध्यान में रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लीजिए यहाँ पर कि भारत सरकार ने चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपये खर्च करेगी। चीन ने जू फेर होंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है। चीन ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है। चीन ने अपने स्पेसक्राफ्ट सेंझोउ 18 का लॉन्च किया है। अंटार्कटिका वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विंटलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर IDD और IS सिस्टम तैनात किया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट सब ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न कि हाल ही में रोजर कॉमन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो रोजर कॉमन एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे जिनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये बनी है आभा खटुआ। कौन बनी है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आभा खटुआ राष्ट्रीय गोला फेंक स्पर्धा में रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र भारतीय बनी है। इन्होंने 18.41 मीटर की रिकॉर्ड गोला फेंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने संन्यास की घोषणा की है? ये इंग्लैंड के क्रिकेटर है जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट A1 किस देश में 04 अरब यूरो निवेश करेगा? तो ये निवेश करने वाला है फ्रांस में। कहाँ पे निवेश करने वाला है? फ्रांस में निवेश करने वाला है 4 अरब यूरो। यहाँ पर आपको बता दें कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर रहा, भारत 50वें स्थान पर रहा है। डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं को अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं अमन सहरावत। अमन सहरावत ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? तो ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है चंद्रकांत सतीजा ने। किसने जीता है? चंद्रकांत सतीजा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर P श्याम निखिल बने हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, P श्याम निखिल। यहाँ पर देख लीजिए, जारी नवीनतम फाइड रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी D मुकेश बने हैं। भारत की 84वें चेस ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश Y बनी है। भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर आदित्य सामंत बने हैं। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर विपल्ला प्रणीत बने हैं और भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर सयातन दास बने हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में सुअर की किडनी लगवाने वाले पहले व्यक्ति का निधन हो गया है? तो ये व्यक्ति हैं जिन्होंने सुअर का किडनी लगवाया था। ये अमेरिका के रहने वाले हैं। इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। नेक्स्ट है
कि हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन रॉटरडैम में किया जा रहा है। कहाँ पे? रॉटरडैम में। नेक्स्ट, हाल ही में ITF के जूनियर 30 टूर्नामेंट का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये हाल ही में ITF के जूनियर 30 टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कहाँ पे? लखनऊ में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 मई 2024 को भारतीय वायुसेना के उत्तर प्रदेश के किस जिले में भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स का परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया गया है आगरा में। कहाँ पर किया गया है? आगरा में किया गया है। यहाँ देख लीजिए आप, भीष्म पोर्टेबल अस्पताल 36 क्यूब्स में तैयार किया गया है। इसे बनाने में 1.50 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसे एक्सरे ऑपरेशन थिएटर, खून की जांच, वेंटिलेटर की सुविधा के साथ साथ महज 8 मिनट में सारी सुविधाएं इसमें क्या की जा सकती है? शुरू किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 14 मई 2024 को किस नोबेल पुरस्कार विजेता कनाडाई लेखिका का 92 वर्ष की आयु में ओंटारियो में निधन हो गया है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एलिस मुनरो का क्या हो गया है? निधन हो गया है। अगला प्रश्न है 14-15 मई 2024 के मध्य अफ्रीका पर भारत अमेरिका वार्ता का दूसरा दौर कहाँ आयोजित किया गया है? तो अफ्रीका पर भारत अमेरिका का वार्ता, ये उसका दूसरा दौर जो आयोजित किया गया है ये वाशिंगटन DC में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट, चलिए 17 मई के प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया था। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय पेविलियन का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन फ्रांस में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो सुनील छेत्री ने संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट, फोन पे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवाओं की शुरुआत की है? तो फोन पे ने श्रीलंका में UPI सेवाओं की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है कि हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय डायलन थॉमस दिवस मनाया जाता है? तो ये 14 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, किसने गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी है? तो ये बनी है आभा खटुआ। कौन बनी है? आभा खटुआ। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के पूर्व सांसद का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये है सुशील कुमार मोदी। इनका क्या हो गया है? निधन हो गया। कौन एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो ये बनी है सृष्टि खंडागले, पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट है कि किसको टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन को। नेक्स्ट, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत मंडपम में किसका उद्घाटन किया है? तो ऑर्बिटेशन बार ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है। कौन मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? तो ये बनी है ईदा सीसा नोंगरांग। कौन बनी है? ईदा सीसा नोंगरांग। भारत और किस देश ने चाबहार में शहीद बेहस्ती बंदरगाह के संचालन के दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है भारत और ईरान ने। किसने? भारत और ईरान ने। मई 2024 को मेघालय के उमरोई में भारत एवं किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण शुरू किया गया? ये किया गया भारत और फ्रांस के बीच में। किसके बीच में? भारत और फ्रांस के बीच में। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये रॉटरडैम में किया गया है। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ की पहली 15 मेगावाट फ्लोटिंग सौर परियोजना स्थापित कहाँ की जाएगी? तो ये किया जाएगा मरोदा जलाशय में। कहाँ पे? मरोदा जलाशय में। नेक्स्ट, अगला है 11 मई 2024 को किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप का 2024 का खिताब जीता है? तो ये जीता है किसने? जापान ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जापान। तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों का कौशिक GS एकेडमी पर स्वागत है। आज 17 मई 2024 से आज के करेंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। आपको डेली क्लास का PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आपको टेलीग्राम पर डेली PDF मिल जाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। इसका आयोजन कहाँ किया गया?
ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फेडरेशन कप 2024 का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया, जिसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। आपको बता दें कि ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने बुधवार को फेडरेशन कप 2024 में एथलेटिक्स मीट के पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में 82.27 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कान फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन फ्रांस में किया जा रहा है, जिसमें भारतीय पवेलियन का भी उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि 77वें कान फिल्म महोत्सव का आयोजन फ्रांस में किया जा रहा है, जहां भारतीय पवेलियन का भी उद्घाटन किया गया। प्रतिष्ठित कान फिल्म फेस्टिवल प्रत्येक वर्ष भारतीय पवेलियन का आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसका उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सचिव संजय जाजू और फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत का इकलौता मशहूर फुटबॉलर सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। भारत के सबसे मशहूर फुटबॉलर सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। 6 जून को कलकत्ता में कुवैत के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालिफायर मैच का उनका राष्ट्रीय टीम की आखिरी मैच होगा। और छेत्री ने अपने खेल की शुरुआत 2002 में मोहन बागान के साथ की थी। छेत्री का अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण 2005 में हुआ और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला गोल किया था। अगला क्वेश्चन है कि फ़ोनपे ने हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है? तो फ़ोनपे ने हाल ही में श्रीलंका में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि डिजिटल पेमेंट सर्विस फ़ोनपे ने हाल ही में श्रीलंका में यूपीआई भुगतान शुरू करने के लिए लंका पे के साथ हाथ मिलाया है। लेन देन की सुविधा यूपीआई और लंका पे नेशनल पेमेंट नेटवर्क द्वारा की जाएगी। श्रीलंका की यात्रा करने वाले भारतीय इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो अगर आप श्रीलंका जाने वाले हैं तो आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। अगला प्रश्न, किसने गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आभा खटुआ। आभा खटुआ गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी है। आप देख सकते हैं ये है आभा खटुआ। इन्होंने 18.41 मीटर शॉट पुट फेंककर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की आभा खटुआ ने राष्ट्रीय फेडरेशन कप में 18.41 मीटर गोला फेंक शॉटपुट का नया राष्ट्रीय कीर्तिमान रच दिया। उन्होंने 18.06 मीटर का अपना और मनप्रीत कौर का रिकॉर्ड पीछे छोड़ा है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पूर्व सांसद का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बिहार के कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी का 72 वर्ष की आयु में क्या हो गया है? निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, कौन एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सृष्टि खंडागले। आपको बता दें कि यही हैं सृष्टि खंडागले। इन्होंने एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। आपको बता दें कि एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप भारतीय जिम्नास्ट सृष्टि खंडागले ने हांगकांग चीन में आयोजित एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल करके इतिहास की किताबों में नाम दर्ज कराया है। सृष्टि खंडागले अब एशियन ट्रैम्पोलिन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय बन गई है। अगला क्वेश्चन है कि किसको टाटा
इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत मंडपम में किसका उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑर्बिटेशन बार ऑफ इंडिया का उद्घाटन एस जयशंकर ने भारत मंडपम में किया है। यहाँ पर देख लीजिए कि भारतीय विधिज्ञ परिषद बार काउंसिल ऑफ इंडिया भारत की एक व्यावसायिक विनियामक संस्था है जो भारत में विधिक व्यवसाय एवं विधिक शिक्षा का नियमन करती है। यह एक स्वायत्त संस्था है। अगला क्वेश्चन है कि कौन मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बनी है? तो मेघालय की पहली महिला डीजीपी बन गई है ईदा सीसा नोंगरांग। कौन बनी है? ईदा सीसा नोंगरांग। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मेघालय में ईदा सीसा नोंगरांग को राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त कर इतिहास रच दिया। मेघालय ने ईदा सीसा नोंगरांग को राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त करके इतिहास रच दिया है। 1992 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी नोंगरांग लज्जाराम बिश्नोई का स्थान लेंगे जो 19 मई 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिद बेहस्ती बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसके लिए हस्ताक्षर किया है भारत के साथ ईरान ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत ईरान ने चाबहार बंदरगाह संचालन के लिए 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। शाहिद बेहस्ती टर्मिनल के संचालन को सक्षम करने के लिए इंडियन पोर्टल ग्लोबल लिमिटेड, आईपीजीएल और ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन पीएमओ के बीच दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2024 को मेघालय के उमरोई में भारत एवं किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण शुरू हुआ है? तो यह हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, फ्रांस। अगला है कि विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 रॉटरडैम में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर? रॉटरडैम में इसका आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 13 से 15 मई 2024 तक रॉटरडैम नीदरलैंड में आयोजित किया जा रहा है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन वैश्विक हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिक तंत्र में एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम है। शिखर सम्मेलन में दुनिया भर से 15,000 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की पहली 15 मेगावाट फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह स्थापित की जा रही है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मरोदा जलाशय में। कहाँ पे? मरोदा जलाशय में। आपको बता दें कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल की सहायक कंपनी भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी अपने मरोदा वन जलाशय में छत्तीसगढ़ की पहली 15 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना स्थापित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि 11 मई 2024 को किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता? तो यह जीता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जापान द्वारा 11 मई 2024 को पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता है। आप यहाँ पे देख लीजिए, यही है जापान की टीम। आपको बता दें कि जापान ने फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में पाकिस्तान को 4-1 से हराकर अपनी पहली सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी जीती। फाइनल 11 मई 2024 को मलेशिया के इपोह शहर में स्थित अजलान शाह स्टेडियम में खेला गया था। नमस्कार, सुप्रभात। हर सुबह एक नई एनर्जी के साथ आप सभी साथियों का कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। आज है 16 मई 2024। आज के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं।
साथ में आपको बता दें कि संडे को पूरे वीक का करंट अफेयर को हम रिवीजन करेंगे और महीने का जो लास्ट संडे होगा उस दिन पूरे मंथ के करंट अफेयर का हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि डेली क्लास के साथ साथ आपका रिवीजन भी अति आवश्यक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने आगरा में एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लीजिए। भारतीय वायुसेना ने आगरा में एयर ड्रॉप के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, यह नवीन तकनीक कहीं भी आपात स्थिति के दौरान त्वरित और व्यापक चिकित्सा सहायता प्रदान करने में सक्षम है। इसे 200 घायलों के इलाज के लिए तैयार किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पी सायम निखिल। भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर पी सायम निखिल बने हैं। यहां पर देख लीजिए कि पी सायम निखिल भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने दुबई पुलिस मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में अपना तीसरा और अंतिम जीएम नॉर्म पूरा किया। इसके साथ ही उनका 12 साल का इंतजार भी खत्म हो गया है। 31 वर्षीय सायम निखिल ने साल 2012 में 2500 ईएलओ रेटिंग अंक हासिल किए थे, लेकिन ग्रैंड मास्टर मानदंड के लिए जरूरी रेटिंग के लिए उन्होंने 12 साल तक का इंतजार करना पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किसने अपने पहले चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वाजिनी अगला क्वेश्चन है किसने अपने पहले चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वाजिनी को नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नासा ने अपने पहले चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वाजिनी को नियुक्त किया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने डेविड साल्वाजिनी को अपने पहले चीफ एआई ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले डेविड साल्वाजिनी नासा के मुख्य डेटा अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो आपको बता दें कि दिलीप संघानी को इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यहां पर महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लीजिए। पूर्व सांसद दिलीप संघानी को लगातार दूसरी बार भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वहीं बलबीर सिंह को लगातार दूसरी बार दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी संस्था इफ्को का उपाध्यक्ष चुना गया है। संघानी गुजरात में मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। इफ्को की सहायता से साल 1967 में की गई थी। इफ्को की स्थापना, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 25 मई को घोषित किया गया है विश्व वर्ल्ड फुटबॉल डे। यहां पर देख लीजिए कि एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन के रूप में घोषित किया गया। यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में लीबिया के अस्थायी प्रतिनिधि ताहिर अल सोनी ने पेश किया, जिसे 193 सदस्यीय महासभा ने सर्वसम्मति से क्या कर दिया था? पारित कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल 2024 के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, राजस्थान रॉयल्स। आईपीएल 2024 के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम कौन सी बन गई है? राजस्थान रॉयल्स बन गई है।
यहाँ पर देख लीजिए कि राजस्थान रॉयल्स कोलकाता नाइट राइडर्स के बाद प्लेऑफ में जगह पक्की करने वाली दूसरी टीम बन गई है। पहली कौन? कलकत्ता केकेआर बनी थी, दूसरी राजस्थान रॉयल्स। अब कोलकाता और राजस्थान रॉयल्स के बीच टेबल टॉपर्स के लिए होड़ होगी। अभी भी प्लेऑफ के 2 स्पॉट के लिए 5 टीमों में टक्कर है। आपको बता दें कि आईपीएल 2024 का फाइनल 26 मई 2024 को चेन्नई में खेला जाएगा, तो आप सभी इसे मिस मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किसको अपना नया रक्षा मंत्री मनोनीत किया है? तो आंद्रेई बोलोसोव, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आंद्रेई बोलोसोव को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है कि कहाँ के नए अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल सबा ने देश की संसद को भंग कर दिया है? तो ये है कुवैत के, कहाँ के हैं? कुवैत के नए अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल सबा ने देश की संसद को क्या कर दिया है? भंग कर दिया है। यही है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की असेंबली में किसको अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है? तो अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास फिलिस्तीन के लिए हुआ है। आपको बता दें कि यूएन असेंबली में फिलिस्तीन को अस्थायी सदस्य बनाने के लिए प्रस्ताव पास हुआ है। अभी अस्थायी सदस्य बनाया नहीं गया है, सिर्फ प्रस्ताव पास हुआ है, मतलब संभावना है बनने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक से निर्मित नए लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? ये किया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के द्वारा यह किया गया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है इसरो के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नेपाल के किस मशहूर पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये नया रिकॉर्ड बनाया है कामी रीता शेरपा ने। किसने? कामी रीता शेरपा ने। ये नेपाल की है, मशहूर पर्वतारोही है, माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है कि आसियान भारत माल व्यापार समझौता संयुक्त समिति की चौथी बैठक कहाँ में आयोजित की गई है? तो इसकी चौथी बैठक मलेशिया के पुत्रजया में आयोजित की गई है। कहाँ पे? मलेशिया के पुत्रजया में आयोजित की गई है, ध्यान में रखिएगा। आसियान भारत माल व्यापार समझौता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसने बैंकों के लिए यूपीआई लिंक्ड डिजिटल क्रेडिट सेवा लॉन्च की है? तो बैंकों के लिए यूपीआई लिंक्ड डिजिटल क्रेडिट सेवा जेटा ने लॉन्च की है। किसने लॉन्च की है? जेटा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है? तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को हर वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 मई को। और आप सभी को डेंगू से बचना है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको यह हमारा क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। पहले भारतीय पर्यटक के रूप में किसने इतिहास रचा है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गोपी थोटाकुरा ने पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में नया इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि विजयवाड़ा के गोपी चंद थोटाकुरा ने 19 मई 2024 को ब्लू ओरिजिन के NH-25 मिशन पर पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में इतिहास रचा है। VVI प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस नेशनल एंटी टेररिज्म कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि हर साल 21 मई को देश भर में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस नेशनल एंटी टेररिज्म मनाया जाता है। इसी दिन 1991 में आत्मघाती बम धमाके में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। यह दिवस वैश्विक खतरे से निपटने और एकता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाई चिंगते
किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंग ते बने हैं। नेक्स्ट यहाँ देख लीजिए कि विलियम लाई चिंग ते ने 20 मई 2024 को चीन गणराज्य या ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यह सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी डीपीपी के लिए लगातार तीसरा कार्यकाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ज्योति आत्रे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला बन गई है ज्योति आत्रे। आपको बता दें कि ज्योति आत्रे ने 2018 में 53 साल की उम्र में चढ़ाई करने वाली संगीता बहल के नए रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वह एवरेस्ट की इतनी ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला होने का खिताब हासिल किया है। ज्योति का ये तीसरा प्रयास था। इससे पहले ज्योति ने 2023 में चढ़ाई शुरू की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में किस घटना के कारण ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की मृत्यु हो गई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारण ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई है। आपको बता दें कि सुसीम मुकुल ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री अब्दुल्ला हियान सहित 9 लोगों की रविवार को हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईआईटी दिल्ली का कहाँ अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू करेगा? तो ये शुरू कर रहा है अबू धाबी में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आईआईटी दिल्ली अपना जो पहला शैक्षणिक सत्र है 24-25 का, वो कहाँ पे? अबू धाबी में शुरू कर रहा है। आपको बता दें कि आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात यूएई में अपना पहला शैक्षणिक सत्र 24-25 में शुरू कर रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संजीव जैन किस कंपनी के नए सीईओ बने हैं? तो आपको बता दें कि संजीव जैन विप्रो के सीईओ बने हैं। किस कंपनी के? विप्रो के सीईओ बने हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि अमित का 31 मई को कंपनी में आखिरी दिन होगा। विप्रो ने अमित की जगह संजीव जैन को कंपनी का सीईओ बनाया है। वो बेंगलुरु में रहकर काम करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एक बार फिर से जो सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट की लिस्ट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो नंबर 1 पर रहे हैं। नेक्स्ट विश्व में सबसे अधिक वेतन पाने वाले एथलीट कौन है? फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दुनिया में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट यानी $260 मिलियन है। इसके बाद गोल्फर जॉन राहम 218 मिलियन, लियोनेल मेसी 135 मिलियन डॉलर और लेब्रॉन जेम्स 128.2 मिलियन डॉलर। इस तरह से ये सभी जो सबसे अधिक वेतन पाने वाले एथलीटों का लिस्ट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल कांवर झील अपने अस्तित्व की चुनौती का सामना कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बिहार में इकलौता जो कांवर झील है वह अपने अस्तित्व की चुनौती का सामना कर रहा है। आपको बता दें कि बिहार का एकमात्र रामसर स्थल कांवर झील कबरताल जो कि गंभीर पर्यावरणीय संकट की स्थिति में है का किसी भी चुनावी एजेंडे में उल्लेख नहीं किया जा रहा है। यानी कोई भी नेता इसका उल्लेख नहीं कर रहे हैं, जबकि बिहार का इकलौता रामसर स्थल है। नेक्स्ट बिहार से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है। नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। देश का पहला तांबे का आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया है। COP28 में बिहार की नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में ONDC स्टार्टअप महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इसका जो है महोत्सव, स्टार्टअप महोत्सव आपको बता दें कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कहाँ पे? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है।
नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, ONDC स्टार्टअप महोत्सव स्टार्टअप इंडिया पहल के बीच एक अनूठा सहयोग है। इस प्लेटफॉर्म पर 5 लाख से अधिक विक्रेता जुड़े हैं, जिनमें 70% से अधिक छोटे या मध्यम आकार के विक्रेता हैं। अप्रैल 2024 में ONDC ने लगभग 7.22 मिलियन लेन देन की सुविधा प्रदान की है। इसे साकार करने के लिए ONDC स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन किया गया है। स्टार्टअप्स और ONDC के बीच प्रभावी सहयोग से दोनों पहलों का समग्र विकास, बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था और बड़े पैमाने पर विकास के अवसर खुल रहे हैं। ये ONDC काफ़ी बड़े पैमाने पर विकास के क्या कर रहे हैं, अवसर खोल रहे हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो आपको बता दें कि वेनेजुएला अपना सभी ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। देख सकते हैं, वेनेजुएला बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू लॉस ऑल ग्लेशियर्स। नेक्स्ट देख लीजिए कि वेनेजुएला ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मील का पत्थर देखा है, जो जलवायु संकट की एक गंभीर वास्तविकता को दर्शाता है। यह देश आधुनिक इतिहास में संभवतः पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपने सभी ग्लेशियरों को क्या कर दिया है, खो दिया है। तो ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया है। साथ में कुछ महत्वपूर्ण दिवस जैसे 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, 15 मई को देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और अंतर्राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा 17 को विश्व दूरसंचार सूचना समाज दिवस, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, विश्व लुप्तप्राय प्रजाति दिवस। तो ये सभी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक ADB ने किस राज्य को 148.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण मंजूरी की है। तो ये ऋण मंजूरी किया गया है ADB के द्वारा सिक्किम के लिए। किस राज्य के लिए? सिक्किम राज्य के लिए। आपको बता दें कि मनीला फिलीपींस 16 मई 2024 एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत के सिक्किम में बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता, गुणवत्ता और लचीलापन बढ़ाने के लिए वितरण प्रणाली को मजबूत, आधुनिक बनाने और जलवायु प्रूफ वितरण प्रणाली में मदद करने के लिए 148.5 मिलियन डॉलर का ऋण को क्या किया है, मंजूरी दिया है। यह परियोजना सिक्किम की पावर फॉर ऑल पहल की पूरी तरह से समर्थन करती है, जो घरों, उद्योगों, व्यवसायों और जनता के लिए 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करती है। तो VVI प्रश्न ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 18 मई 2024 को किस खिलाड़ी ने अपना तीसरा इटालियन ओपन का खिताब जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे, ईगा स्विएटेक। किसने? ईगा स्विएटेक ने यह खिताब जीता है। आपको बता दी कि एलेक्जेंडर जिरेव ने 2024 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल का खिताब जीता, जबकि महिला एकल का खिताब दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी ईगा स्वियाटेक ने जीता है। एलेक्जेंडर जेवरव के लिए यह दूसरा इटालियन ओपन खिताब था, जबकि ईगा स्वियाटेक के लिए यह तीसरा इटालियन खिताब था। तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एड ड्वाइट। कौन बन गए हैं? एड ड्वाइट संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार ने आखिरकार 60 साल बाद रविवार को जेफ बेजोस की रॉकेट कंपनी के साथ उड़ान भरते हुए अंतरिक्ष में उड़ान भरी। एड ड्वाइट वायुसेना के पायलट थे जब राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने उन्हें नासा के शुरुआती अंतरिक्ष यात्री कोर के उम्मीदवार के रूप में चुना था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA के अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया है। वह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को भारी मतों से हराकर SCBA के अध्यक्ष चुने गए हैं। सिब्बल ने लगभग 2 दशक के बाद यह चुनाव लड़ा था। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को
377 वोटों के भारी मतों से हरा दिया है। तो वीवीआई प्रश्न है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे सीबीआई में अतिरिक्त निर्देशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल को दोनों को सीबीआई में अतिरिक्त निर्देशक नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि वरिष्ठ IPS अधिकारी AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई में अतिरिक्त निर्देशक नियुक्त किया गया है। असम मेघालय कैडर के 1995 बैच के भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी श्री कृष्णा वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF में महानिरीक्षक के रूप में कार्यरत हैं। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उन्हें 6 अगस्त 2028 तक के कार्यकाल के लिए सीबीआई के अतिरिक्त निर्देशक के रूप में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मालती जोशी का निधन हुआ है, वे कौन थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वह एक प्रसिद्ध लेखिका थी। आपको बता दें कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लेखिका मालती जोशी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 15 मई 2024 को नई दिल्ली में उनके आवास पर निधन हो गया है। वह अन्न प्रणाली के कैंसर से पीड़ित थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री चौथी बार फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे। तो ये सामना करने वाले हैं नेपाल के प्रधानमंत्री। किस देश के? नेपाल के प्रधानमंत्री। आपको बता दें कि भारत के पड़ोसी देश नेपाल में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहन प्रचंड के सामने 2 साल में चौथी बार विश्वास मत साबित करने की चुनौती है। वह 20 मई सोमवार को प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल करने के लिए तैयार हैं। तो ये हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल, उसमें हमेशा राजनीतिक उथल पुथल चलते रहता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है। तो यह ज्वालामुखी फटा है इंडोनेशिया में। देख सकते हैं आप कितना भयंकर विस्फोट हुआ इस ज्वालामुखी में, जिससे कि वहाँ की जान माल की काफ़ी क्षति हुई है। पूर्वी इंडोनेशिया में अधिकारियों ने रविवार सुबह ज्वालामुखी फटने के बाद निवासियों को चेतावनी जारी की। और आपको बता दें कि राख गुबार आसमान में 2 मील अधिक ऊपर तक उड़ गया था। 2 मील से अधिक ऊपर तक। विस्फोट ने सार्वजनिक सुरक्षा के लिए चिंता पैदा कर दी है। लोगों से प्रभावित क्षेत्र से दूर रहने का आग्रह किया गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के औद्योगिक उत्पादन में 6.7% की वृद्धि हुई है। तो यह रिकॉर्ड वृद्धि चीन के औद्योगिक उत्पादन में हुई है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि अप्रैल में चीन के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 6.7% की वृद्धि हुई है, जो मार्च में 4.5% की वृद्धि से उल्लेखनीय वृद्धि है। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स NBS द्वारा शुक्रवार को दी गई रिपोर्ट के अनुसार यह मजबूत वृद्धि विश्लेषकों की 5.5% वृद्धि की उम्मीदों से अधिक है। विनिर्माण क्षेत्र में मजबूत रिकवरी का संकेत देती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जापान और किस देश में हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौता किया है। तो यह समझौता जापान और अमेरिका मिलकर किया है। कौन? जापान और अमेरिका मिलकर। आपको बता दें कि जापान और अमेरिका ने 2030 दशक तक हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। इस पहल का उद्देश्य हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना है, जो चीन और उत्तर कोरिया के साथ बढ़ते तनाव के बीच ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक यात्रा करते हैं। अमेरिका से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। जैसे अमेरिका से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं। अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ है। फिटनेस यूनिकॉर्न के मामले में USA शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ किसके साथ समझौता किया है। तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने पूमा के साथ समझौता किया। किसके साथ? पूमा के साथ इसका समझौता हुआ है। आपको बता दें कि एक रणनीतिक कदम में पूमा इंडिया ने खेल निकाय एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया
AFI के आधिकारिक कीट प्रायोजक के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। इस बहुवर्षीय सौदे के तहत स्पोर्ट्स ब्रांड विशेष रूप से AFI के तहत सभी एथलीटों को प्रदर्शन किट, स्पीड सूट और यात्रा गियर की आपूर्ति करेगा, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों टूर्नामेंट में ट्रैक एंड फील्ड, जंप, थ्रो, क्रॉस कंट्री रनिंग और मैराथन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सारी आपूर्ति पूमा करेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एलोरा कप 2024 में महिलाओं की 52 किलोग्राम वर्ग मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा निकहत जरीन। क्या हो जाएगा आंसर? निकहत जरीन, जो ऑप्शन में नहीं है। आप यहाँ पर देख लीजिए कि निकहत जरीन ने महिलाओं के 52 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान की जजीरा उराक बायोवा को 5-0 से हराकर जीत हासिल की है। अगला प्रश्न है थाईलैंड ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सात्विक कसाईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। देख लीजिए यहाँ पर कि सात्विक कसाईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने 19 मई 2024 को थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब जीता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 14 मई 2024 को किस शहर में 7 दिवसीय प्रतिष्ठित उत्सव गंगमा जतारा पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ शुरू हुआ है? यह शुरू हुआ है तिरुपति में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कहाँ पे शुरू हुआ है? तिरुपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 मई को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कब मनाया जाता है? 20 मई को। नेक्स्ट हाल ही में पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने कौन सा अभियान आयोजित किया है? तो इसने किया है समाधान अभियान को आयोजित किया है। कौन सा? समाधान अभियान। आपको बता दें कि समाधान अभियान पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा पूर्व सैनिक व उनके परिवारों द्वारा किए गए बलिदानों का सम्मान करने तथा उनके साथ सक्रिय रूप से जुड़ने और विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित उनकी शिकायतों का समाधान करने की एक क्या है? पहल है। अगला प्रश्न है रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रियों की संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, उलन बटोर में। कहाँ पे? मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर में यह समझौता, यह बैठक आयोजित किया गया है।